बीएससी पार्ट 1 एंड एमएससी पार्ट 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ना है। तो यहाँ मैं डिटेल में आज डिस्कस करूँगा कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, होमो एरोमेटिसिटी क्या होती है, एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, और इन सब के लिए कौन सी क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया से आप जानेंगे कि कंपाउंड में से क्या होगा, कौन से वो रूल्स हैं जो इन कंपाउंड्स पर इम्प्लीमेंट होते हैं, लागू होते हैं, और उन रूल्स को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा रूल किस पर लागू होगा। ये रूल्स हैं, इसमें से एक रूल है हैकल्स रूल, ये किस पर लागू होगा, मोबियस रूल ये किस पर लागू होगा, क्रेग रूल ये किस तरह के कंपाउंड पर लागू होगा, फ्रॉस्ट साइकिल ये बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एरोमेटिसिटी समझने का एक तरीका है। एनुलिन किसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो वन बाय वन इन सभी को हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एरोमेटिसिटी किसको कहते हैं। इसके दो अप्रोच हो सकते हैं एरोमेटिसिटी समझने का। पहला अप्रोच है प्रैक्टिकल, दूसरा अप्रोच है थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल अप्रोच ये कहता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न कीजिए और अगर वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न हो, मतलब धुआं देते हुए बर्न हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल अप्रोच में अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ हो तो आप कैसे समझेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा। थ्योरेटिकल अप्रोच को समझने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं जिसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहली क्राइटेरिया जिसको हम लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो जनक है जिसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, वो है बेंजीन। हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी बेंजीन की तरह हो, उन सारे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो बेंजीन की प्रॉपर्टी कैसी होती है, सबसे पहले बेंजीन का हम स्ट्रक्चर समझेंगे और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी देता है इसको हम लोग समझेंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैंने बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर बना रखे हैं। एक ये है फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर सेकेंड है, और एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर है बेंजीन का। बेंजीन के तीनों स्ट्रक्चर, ये सब तीनों सेम स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इनको दिखाने का तरीका मैंने अलग अलग बना के रखा है। सबसे पहले आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर को देखिए, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड को, तो ये साइक्लिक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एरोमेटिक कंपाउंड वो साइक्लिक होने चाहिए। दूसरा बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए कि ये प्लेनर है। प्लेनर कंपाउंड क्या होते हैं, प्लेनर वो होते हैं जिस पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो या sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, मतलब पूरे मॉलिक्यूल को आप प्लेन पर रखिए तो सभी एटॉमिक ग्रुप प्लेन पर ही पड़े, तो ऐसे कंपाउंड को हम प्लेनर कंपाउंड कहते हैं। बेंजीन के किसी भी कार्बन पर आप देखते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, किसी पर भी आप देखिए, सभी पर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, तो ये कंपाउंड प्लेनर हो गया। तीसरी क्राइटेरिया बेंजीन की ये है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है थर्ड स्ट्रक्चर, उसमें आप सेकंड स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो पहले और दूसरे कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड हमेशा पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो पहला और दूसरा कार्बन यहाँ आप देखिए थर्ड स्ट्रक्चर में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है। इस तरह से स्ट्रक्चर 2 में देखिए तीसरे और चौथे कार्बन के पाई बॉन्ड है, तो यहाँ भी आप थर्ड स्ट्रक्चर में देखिए कि ये पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा होगा। इसी तरह से स्ट्रक्चर 2 में देखिए 5वें और 6वें कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, तो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 थर्ड स्ट्रक्चर में देखिए पी ऑर्बिटल साइड ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर देखने से एक बात पता चल रही है कि सभी कार्बन पर बेंजीन के, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, सभी कार्बन पर आल कार्बन बेंजीन का उसके पास पी ऑर्बिटल है, एंड ऑल पी ऑर्बिटल पैरेलल हैं। सभी पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, इसके पैरेलल होते हैं। इस पैरेलल होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा बेंजीन पर, अगर पी ऑर्बिटल पैरेलल है तो आप ये कह सकते हैं कार्बन नंबर 1 का पी ऑर्बिटल 2 से ओवरलैपिंग कर सकता है, या कार्बन नंबर 1 का पी ऑर्बिटल कार्बन नंबर अपने बगल वाले 6 के पी ऑर्बिटल से भी इस तरह से ओवरलैपिंग कर सकता है। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, और उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरह से बेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6, और
दूसरा स्ट्रक्चर आप देखिए कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो ये बनेगा जिसमें रिंग के अंदर पी ऑर्बिटल जो पी इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होते रहते हैं। अगर आपको समझना है कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड क्या होते हैं, तो मैंने लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग पर एक वीडियो बना करके डाला है, आप उसको देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसमें रिजोनेंस पाया जाएगा अगर सभी पी ऑर्बिटल प्लेनर हैं तो इस तरह की जो भी क्राइटेरिया, जो भी कंपाउंड इस तरह की क्राइटेरिया शो करेंगे, वो सभी कंपाउंड या तो एरोमेटिक होंगे या तो एंटी एरोमेटिक होंगे। ध्यान रखिए कि ये क्राइटेरिया 1, 2, 3, 4 जो भी कंपाउंड शो करेंगे वो कंपाउंड या तो एरोमेटिक होंगे या तो एंटी एरोमेटिक होंगे। एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है कि अगर आप इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा डिटरमाइन करें बेंजीन का, तो एनएमआर में हमेशा इसका हाइड्रोजन का जो सिग्नल होता है वो डाउन फील्ड में पाया जाता है। डाउन फील्ड का मतलब होता है कि एनएमआर में आप देखिए, एनएमआर का स्पेक्ट्रम डिटरमाइन करने का, एनएमआर का स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ टीएमएस होता है जो 0 डेल्टा वैल्यू होता है, 0 से 10 के बीच में डेल्टा वैल्यू के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है। जितना ज़्यादा डेल्टा वैल्यू होगा उसी तरफ डाउन फील्ड होता है। तो बेंजीन का जो हाइड्रोजन होता है उसका एनएमआर स्पेक्ट्रम जब डिटरमाइन किया जाता है तो उसकी डेल्टा वैल्यू मोर देन 7 आती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से भी देखा जाए जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनके जो भी हाइड्रोजन एरोमेटिक कंपाउंड्स में रहते हैं वो सब डाउन फील्ड में अपना सिग्नल शो करते हैं, डीशील्डेड प्रोटॉन होते हैं। तो ये क्राइटेरिया जो फॉलो करेंगे वो क्राइटेरिया या तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये समझने के लिए कोई एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, आपको ये देखना होगा को किस रूल को फॉलो करता है। तो अभी मैंने क्राइटेरिया डिस्कस किया है एरोमेटिसिटी के लिए, अब हम देखते हैं रूल्स को, और इन रूल्स के बेसिस पर हम बताते हैं कौन सा कंपाउंड क्या होगा। बेंजीन के स्ट्रक्चर का मैंने डिटेल स्ट्रक्चर देखा। अब इसमें आप देखिए कि बेंजीन में कुल 3 पाई बॉन्ड हैं, तो 3 पाई बॉन्ड हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर कोई कंपाउंड उन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करे और हकल रूल को फॉलो करे, हकल रूल कहता है कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर का मतलब होता है कि 0, 1, 2, 3 इस तरह से होनी चाहिए। तो समझ लीजिए वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर वो कंपाउंड 4n मोबियस रूल को फॉलो करता है, जिसको कहते हैं हम लोग कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स में अगर n की वैल्यू इंटीजर है, जिसको कहते हैं हम लोग 0, 1, 2, 3, तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो बेंजीन के केस में हम लोग देखते हैं कि बेंजीन के केस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये फॉलो करता है हकल रूल को। 4n+2 पाई इज इक्वल टू, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 6 पाई हो गया, इधर पाई पाई से कैंसिल हो गया। 4n इज इक्वल टू 6 - 2, 4n इज इक्वल टू 4, सो n इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू 1 आ गई, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ये क्राइटेरिया और रूल्स जो भी कंपाउंड फॉलो करेंगे वो सभी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। यहाँ आप देखिए कंपाउंड मैंने ले रखा है साइक्लोब्यूटाडाइन, जो सेकंड कंपाउंड है। इसके पास आप देखिए तो कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, इसके सभी कार्बन पर पी ऑर्बिटल हैं, सारे पी ऑर्बिटल पैरेलल हैं, ये रेजोनेंस भी शो करता है। लेकिन ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। चूँकि इसके रिंग के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4n पाई इज इक्वल टू 4 पाई, तो n इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, इसलिए ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हम देखते हैं कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन होगा। तो जो भी कंपाउंड इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा वो सभी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने एक कंपाउंड यहाँ ले रखा है साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन का स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो यहाँ ये साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है, क्योंकि इसके कार्बन नंबर 1 पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। जब टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की बात होती है तो बेसिकली 3 तरह के हैं। पहला है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, तीसरा है नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड।
जो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है इसको हम लोग एनुलीन के नाम से जानते हैं। जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है इसको हम लोग नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन और दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। जो नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड है वो बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर नहीं रखता लेकिन फिर भी एरोमेटिक होता है, इसको हम लोग नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो मैं वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन करता हूँ कि मोनोसाइक्लिक को कैसे आप समझेंगे, पॉलीसाइक्लिक को कैसे समझेंगे और नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे समझेंगे। जो एनुलीन कंपाउंड होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एन लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एनुलीन लिखा जाता है। एन एनुलीन, एनुलीन एन का मतलब जहाँ होता है नंबर ऑफ कार्बन से, तो आप ये कह सकते हैं कि जितने कार्बन होंगे उसी तरह का एनुलीन कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको 6 एनुलीन, 10 एनुलीन, 12 एनुलीन, 14 एनुलीन, 18 एनुलीन, ये सब एनुलीन आपको देखने को मिलेंगे। 6 एनुलीन का मतलब होता है कि 6 कार्बन होने चाहिए, C6H6, ये 6 एनुलीन है और यही बेंजीन है। तो बेंजीन को हम लोग 6 एनुलीन के नाम से भी जानते हैं। बेंजीन का क्राइटेरिया हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे बेंजीन की एरोमेटिसिटी आप समझेंगे, लेकिन अलग अलग एनुलीन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होना चाहिए कि वो सभी कंपाउंड मोनोसाइक्लिक होंगे। तो जो स्मॉलेस्ट मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो होता है साइक्लोप्रोपेन। आप साइक्लोप्रोपेन को देखिए तो सभी कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर साइक्लिक तो है ये कंपाउंड लेकिन प्लेनर नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन अगर आप साइक्लोप्रोपीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए तभी आप देखिए कि एक कार्बन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है, ये भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर आप साइक्लोप्रोपीन का कोई आयन ले लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ एक हाइड्रोजन में लिखता हूँ और एक ग्रुप निकाल दिया गया है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके यहाँ गया है, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि साइक्लोप्रोपीन आप लिखिए, यहाँ हाइड्रोजन लिख दीजिए और यहाँ एक ग्रुप जो निकला है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके चला गया था, पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के केस में अगर आप देखें तो ये दोनों कंपाउंड साइक्लिक हैं, प्लेनर भी हैं, क्योंकि ये जो कैटायन और एनायन हैं कंपाउंड, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं इस तरह से। इनकी रेजोनेंस शो करने के कारण ही जो निगेटिव चार्ज यहाँ दिख रहा था वो यहाँ पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ निगेटिव आ जाता है। फिर ये जब यहाँ पाई बॉन्ड बनाता है तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये निगेटिव चार्ज रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये रेजोनेंस शो कर रहा है। और चूंकि ये निगेटिव चार्ज रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो रहा है इसलिए एक कार्बन पर लोकलाइज्ड नहीं रहेगा। अगर एक कार्बन पर लोकलाइज्ड नहीं रहेगा तो ये किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। अगर ये किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में, ये निगेटिव चार्ज किसी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, अगर ये किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा तब आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हर कार्बन पर आपको ये हाइड्रोजन सिर्फ दिखेंगे और सभी कार्बन पर आपको ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा। तो ये कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर दोनों हो गया। इसके पास अब आपको देखना है कि क्या सभी के पास p ऑर्बिटल हैं जो क्राइटेरिया कहती है। तो आप देखिए कि यहाँ कैटायन के केस में, एनायन के केस में, दोनों केस में बता रहा हूँ मैं, यहाँ एक पाई बॉन्ड है और यहाँ एनायन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो निगेटिव चार्ज है। तो ये p ऑर्बिटल, चूँकि कार्बन p ब्लॉक का एलिमेंट इसलिए p ऑर्बिटल है, तो आप कहेंगे कि सभी के पास p ऑर्बिटल भी हैं। तो ये सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, इससे सभी कार्बन पर p ऑर्बिटल हैं, डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। तो अब ये अगर हकल रूल को फॉलो करेगा तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, अगर मोबियस रूल को फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो दोनों को ट्राई करके आप देखिए 4n + 2 पाई इज इक्वल टू, इसके अंदर चूंकि एनायन की जब बात आती है फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में, एनायन के अंदर कुल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं वो भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट होंगे, तो 4 पाई हो गए। और 4n इज इक्वल टू 4 - 2, 4n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू हाफ। तो ये कंपाउंड 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब ये किसको फॉलो करेगा? ये फॉलो करना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि 4n पाई इज इक्वल टू 4 पाई, तो n इज इक्वल टू 1। इसलिए ये कंपाउंड जो फर्स्ट कंपाउंड है ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक।
तो ये अगर आप दूसरा कंपाउंड देखना चाहें इसी का कैटायन, तो ऐसे आप कैटायन को देखिए, ये कैटायन हो गया। इस कैटायन पर आप देखिए कि ये भी रेजोनेंस शो करता है इस तरह से। तो ये साइक्लिक है ये कंपाउंड प्लेनर भी है और सभी कार्बन पर पी ऑर्बिटल है, तभी रेजोनेंस शो कर रहा है। डी लोकेलाइजेशन भी हो रहा है। अब आपको देखना है कि किस रूल को फॉलो करता है, 4n या 4n+2 को। 4n+2 पाई इज इक्वल टू, इसमें एक ही पाई बाड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 पाई, तो 4n इज इक्वल टू 0, इसलिए n इज इक्वल टू 0। इसलिए ये कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। इसको मैंने डिस्कस किया है पहले ही कि ये कंपाउंड साइक्लिक है, ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है 4 मेंबर। तो अब मैं 5 मेंबर रिंग को लेकर के देखता हूँ। ये देखिए 5 मेंबर रिंग के 3 स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर 1 को अगर आप देखिए तो स्ट्रक्चर 1 का कार्बन नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सभी साइक्लिक हैं लेकिन स्ट्रक्चर 1 का कार्बन नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया और क्राइटेरिया ये कहती है कि स्ट्रक्चर अगर प्लेनर होगा तभी एरोमेटिक होगा, नहीं तो नॉन एरोमेटिक होगा। इसलिए ये स्ट्रक्चर या ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब सेकंड और थर्ड को देखिए। स्ट्रक्चर सेकंड में देखिए ये साइक्लिक है, दिख रहा है स्ट्रक्चर। ये प्लेनर भी है क्योंकि ये रेजोनेंस इस तरह से शो करता है। रेजोनेंस शो करने के कारण आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो निगेटिव चार्ज रिंग पर था किसी एक कार्बन पर, वो उस कार्बन पर लोकेलाइज्ड नहीं है और रिंग के अंदर डीलोकेलाइज हो रहा है। और डीलोकेलाइज हो करके आप देखिए यही निगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन की तरह इसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है। चूँकि रेजोनेंस शो कर रहा है, आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बना करके देख सकते हैं कि क्या सभी कार्बन पर पी ऑर्बिटल हैं कि नहीं। देखिए इन दोनों पर पाई बॉन्ड बना है तो पी ऑर्बिटल है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चूँकि पी ब्लॉक के एलिमेंट है तो पी ऑर्बिटल में ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि सभी कार्बन पर पी ऑर्बिटल है, साइक्लिक, प्लेनर, सभी कार्बन पर पी ऑर्बिटल, सारे पी ऑर्बिटल पैरेलल हैं, इसलिए रेजोनेंस यहाँ शो कर रहा है। तो अब हमको ये समझना है कि अगर ऐसा कर रहा है तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो कुल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 पाई हो गए। तो आप ये कहेंगे कि ये किस रूल को फॉलो करेगा। हकल रूल को फॉलो करता है तो एरोमेटिक होगा, मोबियस रूल को फॉलो करता है तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो देखिए 4n+2 पाई इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए। तो 4n इज इक्वल टू 1 इसका वैल्यू आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब आप इस थर्ड वाले कंपाउंड को देखिए। थर्ड कंपाउंड में कंपाउंड सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, सभी कार्बन पर पी ऑर्बिटल हैं, सारे पी ऑर्बिटल पैरेलल हैं। अंतर सिर्फ इतना होगा कि देखिए यहाँ अगर आप पी ऑर्बिटल देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है और यहाँ एक पी ऑर्बिटल है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो साइक्लिक, प्लेनर सभी क्राइटेरिया को ये फॉलो करेगा। अब देखना यह है कि अगर ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है कि 4n+2 मतलब हकल रूल को फॉलो करता है 4n+2 या मोबियस रूल को फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। हम सभी जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास कुल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4n पाई इज इक्वल टू 4 पाई, तो n इज इक्वल टू 1। तो ये स्ट्रक्चर थर्ड जो कंपाउंड है आपका, वो कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक होगा। ये 3 स्ट्रक्चर लिया गया है जो 7 मेंबर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। पहला स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, दूसरा स्ट्रक्चर आयनिक है जो एनायनिक है, तीसरा स्ट्रक्चर आयनिक है लेकिन कैटायन इसमें पाया जा रहा है। तो अगर आप स्ट्रक्चर 1 को लेकर के देखिए तो ये साइक्लिक तो है लेकिन कार्बन नंबर 1 को आप देखिए तो यहाँ इस कार्बन पर आप देखिए तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब ये प्लेनर नहीं होगा और जो स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होगा वो स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर कहा जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर 2 को लेकर के देखिए
तो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, जैसे पिछले मैंने एक्सप्लेन किया, साइक्लिक है, प्लेनर है, सभी कार्बन पर पी ऑर्बिटल हैं, सारे पी ऑर्बिटल पैरेलल हैं, क्योंकि ये रिजोनेंस इस तरह से शो करता है। तो अब हमको सिर्फ ये देखना है कि कुल इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है, ये जब आप रिजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो उस रिजोनेंस स्ट्रक्चर में ये निगेटिव चार्ज एज ए पाई बॉन्ड के रूप में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये निगेटिव चार्ज, अब ये निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड हो गया तो पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में कंसीडर होगा। तो रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जो बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो कुल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए रिंग के अंदर। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4n पाई को फॉलो करेगा। 4n पाई इज इक्वल टू 8 पाई, इसलिए n इज इक्वल टू 2। तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। अब आप इसको देखिए, ये कंपाउंड साइक्लिक, प्लेनर, जितनी भी क्राइटेरिया 4-5 क्राइटेरिया हैं सबको फुलफिल करता है। और इसके पास आप देखिए ये रेजोनेंस इस तरह से शो करता है, और इस रेजोनेंस के कारण आप ये कह सकते हैं कि इसके रिंग के अंदर कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हकल रूल को फॉलो करेगा। 4n + 2 पाई इज इक्वल टू 6 पाई, तो n इज इक्वल टू 1, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। ये एक 8 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। इस साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कंपाउंड पहली क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि साइक्लिक है। दूसरी क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो हर कार्बन पर आपको sp2 हाइब्रिडेशन दिखेगा, तो आपको ये कंपाउंड प्लेनर भी होना चाहिए। तीसरी क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो हर कार्बन पर पी ऑर्बिटल है, क्योंकि हर कार्बन पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए हर कार्बन पर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। चौथी क्राइटेरिया आपको ये देखना है कि किस रूल को फॉलो करता है, क्या हकल रूल को फॉलो करता है कि मोबियस रूल को, चूँकि इसमें कुल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देख सकते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। ध्यान रखिए कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये कंपाउंड होता है नॉन एरोमेटिक। उसके पीछे रीजन है इसका शेप। ये कंपाउंड टब शेप्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है, और इस टब शेप्ड स्ट्रक्चर की वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ पी ऑर्बिटल जो होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इसके डीलोकलाइजेशन में पॉसिबिलिटी नहीं हो पाने के कारण ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कुल 10 कार्बन हैं। आप कार्बन को काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कुल 10 कार्बन हैं, इसलिए इसका नाम है 10 एनुलिन। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नहीं? तो आपको देखने में लग रहा है कि कंपाउंड साइक्लिक है। देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है। इस कंपाउंड में किसी भी कार्बन पर आप देखेंगे तो आपको sp2 हाइब्रिडेशन मिलेगा, कार्बन नंबर 1 2 3। कौन से कंपाउंड को कौन सा हाइब्रिडेशन है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो मैंने हाइब्रिडेशन पर भी एक लेक्चर बना करके डाला, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें सभी कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन है, तो प्लेनर होना चाहिए। इसमें कुल अगर आप देखना चाहेंगे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखिए हर बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कुल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होना चाहिए। और ये फॉलो करता है हकल रूल को, क्योंकि 4n + 2 पाई इज इक्वल टू 10 पाई, तो 4n इज इक्वल टू 8n इज इक्वल टू 2। तो इस कंपाउंड को होना चाहिए एरोमेटिक, लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता, ये नॉन एरोमेटिक होता है। होना चाहिए एरोमेटिक, लेकिन होता है नॉन एरोमेटिक। तो उसके पीछे क्या रीजन है इस एनुलिन को, इसको आप समझिए। जो क्राइटेरिया है इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात कही जाती है, तो इसका मतलब कि यहाँ एक, अगर इसके स्ट्रक्चर को और ओपन करके देखें तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखना चाहिए। यहाँ पी ऑर्बिटल होना चाहिए, यहाँ पी ऑर्बिटल होना चाहिए, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पी ऑर्बिटल होना चाहिए, यहाँ पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तो यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पी ऑर्बिटल होना चाहिए, यहाँ पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तो यहाँ पाई बॉन्ड है। इस तरह से यहाँ पी ऑर्बिटल होना चाहिए, यहाँ पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तो यहाँ पाई बॉन्ड है, और यहाँ के पी ऑर्बिटल में भी पाई बॉन्ड है।
लेकिन कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 की पोजीशन को अगर आप देखें तो आपको ये दिखता है कि यहाँ एक हाइड्रोजन ऐसे होगा और एक हाइड्रोजन ऐसे होगा। हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, तो कार्बन नंबर 4 का पी ऑर्बिटल कार्बन नंबर 10 के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप ही नहीं कर पाता, तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरह से कार्बन नंबर 1 का ये 1 का पी ऑर्बिटल और कार्बन नंबर 9 के पी ऑर्बिटल से अगर ऐसे ओवरलैप करना चाहे तो बीच में हाइड्रोजन आ जाता है, इसको ओवरलैप नहीं करने देता, तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इस डीलोकलाइजेशन के पॉसिबिलिटी नहीं होने के कारण ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो ये कंपाउंड को अगर आपको एरोमेटिक बनाना है और ये बताना है कि एरोमेटिक होगा या इसका कंपाउंड कैसे एरोमेटिसिटी शो करेगा, तो उसका एक ही तरीका है कि इन दोनों हाइड्रोजन को हटाइए, एक CH2 को ले आइए जो यहाँ से जोड़ दिया जाए और यहाँ ला करके जोड़ दिया जाए, जो रिंग के स्ट्रक्चर के प्लेन के एबव है। ये प्लेन में नहीं है, ये प्लेन के एबव है। तो जैसे आप इसको हटा करके दोनों हाइड्रोजन को, इसको CH2 को एबव द प्लेन लेकर के आते हैं, तब इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है। और एक बार डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो गया तो ये सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करने लगेगा और ये कंपाउंड अब एरोमेटिक हो जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि कैसे इसकी एरोमेटिसिटी डिसाइड की जाती है। तो इसी तरह से आप 12 एनुलिन है, 14 एनुलिन है, 18 एनुलिन है, इन सबको आप बुक से देखिए। अगर आपको नहीं समझ आता कहाँ देखना है तो PS कल्सी की एक बुक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, आप वहाँ से इसको देखिए या किसी बुक से आप देख सकते हैं। वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि ये कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब हम समझते हैं कि अगर कोई कंपाउंड मोनोसाइक्लिक है या एनुलिन है तो उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कैसे आप समझेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा। और इसी में हम फ्रॉस्ट साइकिल को भी डिस्कस करेंगे, इसी को देख करके हम बता सकते हैं। तो फ्रॉस्ट साइकिल क्या कहता है, वो कहता है कि ये एक सर्किल आप ऐसे ड्रा कीजिए। इस सर्किल में ड्रा करने के बाद सेंटर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसके बिलो वाले जो पार्ट होता है उसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, मोनोसाइक्लिक के क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, अगर उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अगर उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अगर उसके नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो अगर इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अगर वो फुल फील्ड है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने बेंजीन का ले रखा है। एक सर्किल आप ऐसे ड्रा करिए सबसे पहले और इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को इस सर्किल में रखिए। ये कार्नर आपका यहाँ पड़ना चाहिए। तो जैसे आप इसको यहाँ रखते हैं, ये कार्नर आपका यहाँ जाएगा, एक कार्नर बेंजीन का यहाँ जाएगा, एक कार्नर यहाँ जाएगा, एक कार्नर यहाँ जाएगा और एक कार्नर यहाँ और यहाँ जाएगा। ये उसका सेंटर पार्ट हो गया बेंजीन का। इसके बाद अगर आप इसको देखिए तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ है, 3 बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। बेंजीन में कुल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई हैं, क्योंकि हर बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन को इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आप भरिए। तो सबसे पहले लोवेस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पहले यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, फिर इनकी पेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में सब फुलफिल हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। हमने कहा था अगर बॉन्डिंग में है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, इसलिए बेंजीन एरोमेटिक है। एक एग्जाम्पल और हमने ले रखा है साइक्लोब्यूटाडाइन का। साइक्लोब्यूटाडाइन के स्ट्रक्चर को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आप एक सर्किल ड्रा कर लीजिए। किसी एक कार्नर को आप यहाँ रखिए तो अगला यहाँ पड़ेगा, एक यहाँ पड़ेगा कार्बन, एक यहाँ पड़ेगा कार्बन। तो आप कह सकते हैं कि 2 ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग के बने हैं, एक बॉन्डिंग का, एक एंटी बॉन्डिंग का। अगर आप इस साइक्लोब्यूटाडाइन को देखिए तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन को 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप भरना चाहेंगे तो सबसे पहले इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि ये नॉन बॉन्डिंग वाले जो दोनों ऑर्बिटल हैं दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए हुंस रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले
एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। तो कुल इलेक्ट्रॉन 4 ही थे पाई के और 4 हमने भर दिए। नॉन बॉन्डेड हाफ फील्ड है। अगर नॉन बॉन्डेड हाफ फील्ड है तो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया था कि एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, इसलिए ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। ये साइक्लोब्यूटाडाइन का एनायन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका आपसे एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, क्रॉस साइकिल के कारण सबसे पहले एक सर्किल आप ड्रा करेंगे। उस सर्किल में किसी भी कार्बन के एक कार्बन को आप यहाँ रखेंगे, एक कार्बन यहाँ, तो एक कार्बन यहाँ जाएगा, एक कार्बन यहाँ जाएगा, एक कार्बन यहाँ जाएगा, एक कार्बन यहाँ आपका आ जाएगा। अब आपको ये समझना है कि कुल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, जिसमें से ये नॉन बॉन्डेड है, ये बॉन्डिंग का ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर आप रिंग के अंदर जा करके देखेंगे तो कुल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर हैं, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ एनायनिक रूप में दिख रहे हैं। तो आपके पास कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस साइक्लोब्यूटाडाइन एनायन के। इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप इस क्रॉस साइकिल में फिल करना चाहें तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे आप। इसके बाद नंबर आएगा, इसके बाद नंबर आता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों सेम एनर्जी लेवल पर हैं, तो होम्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में फिल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। और कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 थे, 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद जो नॉन बॉन्डिंग पोर्शन है उसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो नियम में कहता है कि अगर सभी इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड हों तो एक कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल है 5 मेंबर रिंग का, ये 5 मेंबर रिंग का आप देख सकते हैं कि 5 मेंबर में कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक हो सकता है, जैसा पीछे मैंने डिस्कस किया। सपोज कीजिए कि मैंने कैटायन ले रखा है, तो क्रॉस साइकिल बनाने के लिए आप इसको यहाँ रखिए, यहाँ, 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 और ये इस तरह से ऑर्बिटल आपका बनेगा, जिसमें से एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग का बना है, 2 नॉन बॉन्डिंग के बने हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग के बने हैं। तो नंबर ऑफ कुल पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करना चाहें, सबसे पहले बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर नंबर आएगा नॉन बॉन्डिंग का, तो 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो नॉन बॉन्डिंग में होम रूल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन आप नॉन बॉन्डिंग में भर देंगे। और नियम में कहता है कि अगर नॉन बॉन्डिंग हाफ फील्ड है तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, इसलिए कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। अगर साइक्लोपेंटाडाइन एनायन को लेकर के हम देखना चाहें, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एनायन है, तो जब भी हम इसका साइकिल बनाएंगे, इसे क्रॉस साइकिल, तो यहाँ भी 5 कार्बन है, इस तरह से ऑर्बिटल यहाँ फिल होगा। और यहाँ जो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बॉन्डिंग में 1, 2 नॉन बॉन्डिंग में और 2 ऑर्बिटल आपके एंटी बॉन्डिंग में फिल होंगे। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये होंगे, कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाएंगे। इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस क्रॉस साइकिल में फिल कीजिए तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पहले नॉन बॉन्डिंग में आप फिल करेंगे होम रूल के अकॉर्डिंग, फिर इनकी पेयरिंग आप करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि नॉन बॉन्डिंग आपका फुल फील्ड है, और नॉन बॉन्डिंग अगर फुल फील्ड हो तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो एनुलिन कंपाउंड में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी आते हैं। अगर आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को देखिए, पायरोल, फ्यूरान, थायोपिन, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, इन सब कंपाउंड्स को अगर आप देखिए, सपोज कीजिए कि मैंने एक कंपाउंड ले रखा है, मॉलिक्यूलर लेवल पर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा आपको, मॉलिक्यूलर ऑटो डायग्राम, ये पाई बॉन्ड होगा और ये भी एक पाई बॉन्ड होगा। आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड साइक्लिक है, और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर का एक पी ऑर्बिटल जो है इन सब बगल के पी ऑर्बिटल से पैरेलल है, ये इससे भी ओवरलैप कर सकता है, इससे भी ओवरलैप कर सकता है, इसीलिए ये कंपाउंड इस तरह से रेजोनेंस शो करता है। और इस रेजोनेंस के कारण ही इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो पाई बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आप इसको पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में कंसीडर करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि एक नया पाई बॉन्ड बना है जो इसके लोन पेयर से है, पहले से 2 पाई बॉन्ड थे, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, और ये लोन पेयर जब रिंग में डिलोकलाइज हो जाता है तब यहाँ आपको ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं है। अगर लोकलाइज्ड होता
तो यहाँ आपको sp3 दिखता है, लेकिन चूंकि ये डीलोकलाइज हो रहा है इसलिए यहाँ sp2 हो रहा है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, सभी कार्बन पर p ऑर्बिटल है, सारे p ऑर्बिटल पैरेलल हैं, इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, इसलिए डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड बना दिया है इस स्ट्रक्चर में, आप देख सकते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर होगा, इसलिए फॉलो करेगा हकर रूल को। 4n + 2 पाई = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू 1 होगी, इसलिए ये कंपाउंड भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। हमने पायरोल का बताया, इसी क्राइटेरिया के तहत आप थायोफिन का भी एरोमेटिसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं और फ्यूरान का भी एरोमेटिसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हैं। अगर आप 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को देखना चाहें, आप इस कंपाउंड को देखिए। इस कंपाउंड में एक लोन पेयर है, इसलिए इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, रिंग के अंदर नहीं जा रहा है, तो ये कंपाउंड साइक्लिक होगा। ये कंपाउंड प्लेनर भी है, क्योंकि सभी पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सभी जगह हर कार्बन पर 1 2 3 4 5 6 हर कार्बन पर आप देखिए पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसलिए सभी जगह p ऑर्बिटल होगा। चूंकि ये रेजोनेंस शो करता है, इसलिए सभी p ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए। तो अब आपको देखना है कि यह 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक, 4n + 2 को फॉलो करेगा तो एरोमेटिक। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये फॉलो करेगा हकर रूल को, क्योंकि 4n + 2 पाई = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू 1 आएगी, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो आप इसी तरह से अलग अलग जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, पायरोल, फ्यूरान, थायो, और जो दूसरे और भी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हैं, इंडोल, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, आप उन सब के भी एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया को इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर है। इस क्यूनोलिन के स्ट्रक्चर को आप बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, उसी तरह से इसके स्ट्रक्चर को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। होमो एरोमेटिक जो दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो पॉलीसाइक्लिक होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग आपको दिखता है। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में लेकर के देखना चाहें, जैसे नैप्थलीन का स्ट्रक्चर आप लीजिए, तो नैप्थलीन के स्ट्रक्चर में आप देखिए कि आपको दो ऐसा आपको दिखता है जैसे दो बेंजीन रिंग आपस में जोड़ दिए गए हैं। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक बेंजीन रिंग ये है, एक बेंजीन रिंग ये है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होते हैं, और बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिरेंथ्रीन और दूसरे भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। इन सब कंपाउंड्स को अगर आप एरोमेटिसिटी आप डिटरमाइन करना चाहें, तो ये सभी उसी क्राइटेरिया के तहत होते हैं जो हकल रूल होता है, और साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, और सभी कार्बन पर p ऑर्बिटल, सारे p ऑर्बिटल पैरेलल उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि पॉलीसाइक्लिक होते हैं। जैसे नैप्थलीन का एक एग्जाम्पल मैंने लेकर के दिखाया आपको कि नैप्थलीन है। अगर आप नैप्थलीन के स्ट्रक्चर को देखिए तो सभी ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, भले ही दो रिंग हैं इसमें, एक रिंग ए है, ये रिंग बी है, तो ये साइक्लिक है। ये प्लेनर भी है। प्लेनर इसलिए है क्योंकि सभी कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस पर सब कार्बन के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी कार्बन को अगर आप देखते हैं, ये रिंग जंक्शन 9-10 पोजीशन होता है नैप्थलीन के केस में। सभी कार्बन पर आपको p ऑर्बिटल दिखेंगे। ये डीलोकलाइजेशन भी शो करता है। तो ये सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सिर्फ ये देखना है कि क्या ये हकल रूल को फॉलो करता है, मोबियस। तो आप इसको देखने के लिए आप इसमें कह सकते हैं कि कंपाउंड में कुल 5 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4n जो हकल रूल है वो कहता है 4n + 2 पाई 2 पाई = 10 पाई हो गया। तो 4n = 8, सो n = 2। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ऐसे कंपाउंड जो एक से आपको देखने में पता चल जाएगा कि एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग से बने हुए हैं, उनको बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ये नैप्थलीन है। अगर आप एक और नैप्थलीन के अलावा एंथ्रासीन लेना चाहें तो एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर में 3 रिंग होता है। आपको देखने में लगेगा कि 3 बेंजीन रिंग है इसमें। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कुछ।
ये 3 रिंग हैं, एक फर्स्ट रिंग हो सकता है या सेकेंड रिंग हो सकता है, ये थर्ड रिंग है आपका। 3 बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर है क्योंकि सभी कार्बन पर पाई बॉन्ड है तो सभी पर पी ऑर्बिटल होने चाहिए, रेजोनेंस शो करता है। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिससे पता चले कि एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा। तो आप देखिए कि 1, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 1 2 3 4 5 6 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप कहेंगे तो 4n, हक्कर रूल कहता है कि 4n + 2 पाई इज इक्वल टू 14 पाई। इसको मैं चेक करता हूँ हक्कर रूल से, तो 4n इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 3, इसलिए एक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक इसी तरह से आप फिगर में देख सकते हैं, जो साइड में फिगर डिस्प्ले हो रहा है उसमें आपको नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, क्रोटोन और भी दूसरे कंपाउंड हैं जो इस तरह से बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो एरोमेटिसिटी की क्राइटेरिया शो करते हैं। उन सबों में एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग आपको दिख रहा होगा। जो तीसरी तरह का कंपाउंड है वह नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कंपाउंड एरोमेटिक तो होते हैं लेकिन उन पर हक्कल रूल लागू नहीं होता। हक्कल रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन सच कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड की एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया आप क्रेग रूल से डिटरमाइन करते हैं। तो क्रेग रूल क्या होता है, इसको सबसे पहले हमको समझना जरूरी है, फिर हम समझ सकते हैं को कंपाउंड की एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया कैसे डिटरमाइन करेंगे। क्रेग रूल वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ मॉलिक्यूल में सिमेट्री हो, कम से कम 2 सेंटर उस सिमेट्री एक्सिस पर हों। जैसे अगर आप स्ट्रक्चर फर्स्ट को देखिए तो यहाँ से अगर आप एक्सिस पास कीजिए तो ये कार्बन और ये कार्बन इस सिमेट्रिक एक्सिस पर पड़ रहे हैं और इस सिमेट्री के दोनों तरफ 2 केकुलर स्ट्रक्चर हैं। अगर आप स्ट्रक्चर 2 को देखिए तो स्ट्रक्चर 2 में भी आपको सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ भी अगर आप एक्सिस से सिमेट्री से सेंटर से पास कीजिए तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही सिमेट्री एक्सिस पर पड़ रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्रेग रूल एप्लीकेबल किया जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स में हर डबल बॉन्ड को उसके स्पिन सिंबल अल्फा एंड बीटा से अल्टरनेटिव डिनोट किया जाता है। तो सपोज कीजिए कि स्ट्रक्चर फर्स्ट में अगर मैं इस कार्बन को अल्फा लेता हूँ तो ये कार्बन बीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा। इस तरह से आप स्ट्रक्चर 2 को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से शुरू करें तो ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, ये अल्फा अगर होगा तो ये बीटा, अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसके बाद हम लोग इसमें F+G को काउंट करते हैं। अगर F+G की वैल्यू इवन आती है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर इसकी वैल्यू ऑड आती है तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। लेकिन F+G क्या होता है इसको समझिए आप। अगर हम इस एक्सिस पर, जो एक्सिस हमने ड्रा कर रखा है, इस एक्सिस को ऐसे आप रोटेट करें तो ये बीटा रोटेट होकर के यहाँ पहुँचेगा, ये अल्फ़ा रोटेट होकर के यहाँ पहुँचेगा, ये बीटा रोटेट होकर के यहाँ पहुँचेगा। तो जितने बीटा बीटा पर जा रहा है, अल्फ़ा अल्फ़ा पर जा रहा है, बीटा बीटा पर जा रहा है, अगर इनकी वैल्यू जो रोटेशन के बाद जो एक्सिस पर स्पिन सिंबल नहीं है, अगर आप रोटेट करें और उनकी वैल्यू में इंटर कन्वर्जन हो, सपोज कि यहाँ बीटा था ये रोटेट होकर के यहाँ अल्फ़ा होता और यहाँ बीटा होता तो एक चेंज होता। लेकिन अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो G की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई चेंज हो तो जितने चेंज होंगे उनकी वैल्यू वही काउंट की जाएगी। तो इस केस में चूंकि रोटेशन से बीटा बीटा से रोटेट हो रहा है, अल्फ़ा रोटेट होकर के अल्फ़ा पहुँच रहा है, ये बीटा रोटेट होकर के बीटा पहुँच रहा है, इसलिए G की वैल्यू 0 काउंट होगी। रही बात F की, तो आप देखिए इस सिमेट्री एक्सिस के अगर आप इस तरफ देखना चाहें तो एक बीटा है, एक अल्फ़ा, एक बीटा है, कुल 3 हैं। तो यहाँ F की वैल्यू 3 होगी, तो F+G की वैल्यू हो जाएगी 3 और F+G की वैल्यू 3 अगर है तो वो ऑड नंबर है, इसलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर 2 में ला करके देखिए, इस स्ट्रक्चर 2 में देखिए तो ये आपका एक्सिस है, ये सिमेट्री एक्सिस है। इस एक्सिस को आप ऐसे रोटेट कीजिए तो ऐसे स्पिन सिंबल जो एक्सिस पर नहीं हैं क्या वो आपस में चेंज करते हैं कि नहीं।
तो अगर आप रोटेट कीजिए, देखिए ये बीटा रोटेट होगा तो इस बीटा पर जाएगा, ये अल्फा रोटेट होगा तो इस अल्फा पर जाएगा, ये बीटा रोटेट होगा तो इस बीटा पर जाएगा, ये अल्फा इस अल्फा पर, और ये बीटा और ये अल्फा तो एक्सिस पर है, इसलिए इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो आप कह सकते हैं कि सभी स्पिन सिंबल जो चेंज हो रहे हैं वो सेम हैं, बीटा बीटा से और अल्फा अल्फा से, इसलिए यहाँ जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। एफ की वैल्यू अगर आपको देखना है तो देखना है कि एक एक्सिस के एक तरफ कितने स्पिन सिंबल हैं, दोनों तरफ बराबर ही होते हैं। चूँकि सिमेट्रिकल है तो आप कह सकते हैं कि अगर आप इस तरफ भी देखेंगे तो आपको 4 स्पिन सिंबल दिखेंगे, इस तरफ भी देखेंगे तो भी आपको 4 स्पिन सिंबल दिखेंगे। तो एफ की वैल्यू 4 ही होगी, क्योंकि स्पिन सिंबल की वैल्यू एक्सिस की एक तरफ 4 है। तो जी प्लस एफ की वैल्यू यहाँ 0 + 4 = 4 होगी, और ये 4 वैल्यू जो है वो इवन वैल्यू है, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो आप क्रेग रूल की सहायता से भी ऐसे कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं या बता सकते हैं जो कंपाउंड नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड हैं। तो इस तरह से आप किसी और दूसरे एग्जाम्पल को भी लेकर के देख सकते हैं। मैं किसी एक और एग्जाम्पल को लेकर के दिखाता हूँ आप। ये कंपाउंड आप देखिए, इस कंपाउंड का ये सिमेट्रिकल एक्सिस है जहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये सिमेट्रिकल एक्सिस हो गया मॉलिक्यूल का। अब इस सिमेट्रिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप देखिए, सपोज कीजिए यहाँ अल्फ़ा है तो इस बॉन्ड पर बीटा होगा, यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ बीटा होगा, यहाँ अल्फ़ा तो यहाँ बीटा होगा, यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ बीटा होगा, यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ बीटा होगा, और यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ बीटा होगा। अब आप देखिए एक चीज़ को कि अगर आपको ये देखना है कि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मॉलिक्यूल को आप रोटेट करते हैं तो एफ की वैल्यू क्या होगी, क्या कोई किसी से चेंज होगा? अगर आप इसको रोटेट कीजिए तो आप देखिए कि आपको ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा पर आ जाएगा, ये बीटा इस बीटा के पोजीशन पर आ जाएगा, ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा के पोजीशन पर आ जाएगा, ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा के पोजीशन पर आ जाएगा, ये बीटा इस बीटा के पोजीशन पर आ जाएगा। इसका मतलब कि कोई भी स्पिन सिंबल आपस में चेंज नहीं हो रहा है, तो अल्फ़ा बीटा के स्पिन सिंबल चेंज की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप जी को देखना चाहें तो आपको ये देखना होगा कि इस सिमेट्रिकल एक्सिस को, जो एक्सिस पर स्पिन सिंबल है उसको छोड़ करके कुल कितने स्पिन सिंबल एक साइड पड़ते हैं। तो यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 स्पिन सिंबल एक साइड पड़ रहे हैं, तो जी की वैल्यू 5 होगी। इस तरह से एफ प्लस जी की वैल्यू 5 आएगी, जो वैल्यू ऑड है, इसलिए ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक बेंजोनाइड कंपाउंड होगा। इस तरह से आप किसी भी नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड का एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिसिटी आप डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेग रूल। होमो एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया 1959 में विनस्टीन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। विनस्टीन ने एक्सप्लेन किया कि कुछ ऐसे भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो एरोमेटिसिटी की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते, जैसे प्लेनरिटी एक क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं करते, इसके बाद भी वो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। जैसे होमोट्रोपाइलियम आयन एक कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर मैंने नीचे लिख रखा है, आप देखिए इसमें कुल 8 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 कार्बन में से कार्बन नंबर 2 को आप देखिए, वो कैटायनिक है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास पी ऑर्बिटल लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन नंबर 3 4 के बीच में एक पाई बॉन्ड है, कार्बन नंबर 5 6 के बीच में एक पाई बॉन्ड है, कार्बन नंबर 7 8 के बीच में एक पाई बॉन्ड है। कार्बन नंबर 2 का जो पी ऑर्बिटल है कार्बन नंबर 3 के भी पैरेलल है, कार्बन नंबर 8 के भी पैरेलल है, इसलिए कार्बन नंबर 2 का पी ऑर्बिटल 3 से भी ओवरलैप कर सकता है और कार्बन नंबर 2 का पी ऑर्बिटल 8 से भी ओवरलैप कर सकता है। तो इस ओवरलैपिंग के कारण कार्बन नंबर 2 का 3 से भी ओवरलैप कर सकता है, कार्बन नंबर 2 का पी ऑर्बिटल 8 से ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि सभी पी ऑर्बिटल पैरेलल हैं। इसलिए ये कंपाउंड रिजोनेंस शो करने लगता है, और इस रिजोनेंस के कारण जो कार्बन नंबर 1 है जो कि प्लेनर नहीं है, जिस पर कि sp3 हाइब्रिडेशन है, वो अलग हो जाता है। बाकी के जो कार्बन हैं 7 कार्बन, वो आपस में एक दूसरे से इस तरह से रेजोनेंस द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड साइक्लिक प्लेनरिटी के रूल को, जो कि 7 कार्बन हैं वो प्लेनरिटी के रूल को फॉलो करने लगते हैं। साथ ही साथ
इसमें कुल 3 पाई बॉन्ड हैं, इसलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें हो जाएंगे। तो ये साइक्लिक हो गया। ये 7p ऑर्बिटल्स आपस में प्लेनरिटी शो करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये हक्कल रूल को भी फॉलो करने लगेगा, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो ऐसे सारे कंपाउंड, इसमें कोई एक कार्बन तो sp3 है जो प्लेनर नहीं है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कार्बन मिला करके आपस में एरोमेटिसिटी शो कर रहे हैं। ऐसे सारे कंपाउंड्स को होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैं इस चैप्टर को यहीं रोकता हूँ और मैं आपको हिंट देता हूँ कि बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उन पर एक अलग से वीडियो बना करके डालूंगा। उन सारे रीजनिंग क्वेश्चंस पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपको रीजनिंग क्वेश्चन चाहिए, तो मैं रीजनिंग क्वेश्चन पर भी एक अलग से वीडियो बना करके डालूंगा। जैसे एक रीजनिंग क्वेश्चन में हिंट के रूप में देता हूँ कि साइक्लोपेंटाडाइन एक स्ट्रक्चर है, ये एसिडिक होता है क्यों? तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसके एसिडिटी के पीछे एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया है। इस तरह से साइक्लो हेप्टाट्राइइन बेसिक होता है, क्यों होता है, आप इसको समझ सकते हैं। इससे इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ट्रोपोलोन, ट्रोपोन, फेरोसिन, इन सब का एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया पर अगर आपको रीजनिंग क्वेश्चन चाहिए, आपको लगता है कि उनका रीजनिंग क्वेश्चन बना के मुझे डालना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं सभी रीजनिंग क्वेश्चन बना करके एक्सप्लेन करके एक नया वीडियो बना करके डालूंगा। तो आई होप कि एरोमेटिसिटी की सारी क्राइटेरिया आपको समझ में आई होगी। कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक होते हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक होते हैं, कौन से होमो एरोमेटिक होते हैं, ये डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया। ये सब आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको ये सब टॉपिक समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।